भारत के छोटे बड़े सभी रजवाड़ों के बारे में जो किस्से कहानियाँ प्रसिद्ध थी वे उनकी बिरादरी के उन बहुत ही थोड़े लोगों की देन थी जिनके पास इतना धन था, इतना फालतू समय था और जिन्हें इतना गहरा शौक था कि वे अपनी कल्पना की हर उड़ान को साकार कर सकें। बड़ौदा के महाराज तो एक तरह से हीरे जवाहरात की पूजा करते थे। दरबार में वह जो पोशाक पहन कर आते थे वह सोने के तार की बुनी हुई होती थी और उनकी रियासत में एक ही परिवार ऐसा था जिसे उसके तारों को बुनने की अनुमति थी। उस परिवार के हर आदमी के नाखून इतने लंबे बढ़ा दिए जाते थे कि उनमें कंघियों जैसे कांटे निकाले जा सकें और फिर अपने नाखूनों की इन कंघियों से वे सोने के तार का ताना बाना बिल्कुल सीधा रखकर गठा हुआ कपड़ा बुनते थे। उनके पास हीरे जवाहरात का जो ऐतिहासिक संग्रह था उसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा सितार-ए-दक्कन भी था और वह हीरा भी जो कभी फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपनी प्रेयसी यूजीन को दिया था। उनके इस रत्न भंडार में सबसे बहुमूल्य वस्तु मोतियों के बने हुए कई पर्दे थे जिन पर लाल और हरे जवाहरात से बहुत खूबसूरत बेल बूटे बनाए गए थे। भरतपुर के महाराज के पास इससे भी अनोखा संग्रह था। उनके सबसे शानदार कारीगरी के नमूने हाथी दांत के बने हुए थे। इनमें से हर एक में पूरे परिवार की कई बरस की मेहनत लगी थी। हाथी के दांतों को छील कर इतनी नाजुक कलाकृतियों का रूप देने में जरा सी चूक हो जाने से बरसों की मेहनत पर पानी फिर सकता था। कपूरथला के सिख महाराज की पगड़ी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुखराज किसी दानवी जंतु की आंख की तरह चमकता रहता था और उसकी खुबानी जैसी चमक के चारों ओर 3000 अन्य हीरे मोती दमकते रहते थे। महाराजा जयपुर का खजाना राजस्थान की एक पहाड़ी के सीने में दफन था और कई पीढ़ियों के रणकुशल राजपूतों की एक विशेष जाति के वीरों की एक टुकड़ी यहाँ पहरा देती आई थी। हर महाराज को अपने जीवन में केवल एक बार यहाँ जाकर अपने राजपाट की शानो शौकत बढ़ाने के लिए अपनी पसंद के हीरे जवाहरात चुन कर लाने का अवसर प्रदान किया जाता था। इस खजाने के चमत्कारों में एक 3 लड़ी का हार था जिसमें पिरोया हुआ हर लाल कबूतर के अंडे के बराबर था और हर लड़ी में एक बहुत बड़ा पन्ना था जिसमें से सबसे बड़ा 90 कैरेट का था। प्राचीन काल में मैसूर के किसी महाराजा को किसी चीनी मनीषी ने बताया था कि दुनिया की सबसे सशक्त कामोत्तेजक औषधियाँ हीरे को पीसकर बनाई जाती हैं। इस दुर्भाग्यपूर्ण खोज के कारण शाही खजाना बड़ी तेजी से खाली होने लगा क्योंकि सैकड़ों बहुमूल्य हीरे महाराजा की वासना की चक्की में पीस डाले गए। इनसे तैयार होने वाली औषधियाँ जिन वीरांगनाओं को तृप्त करने के लिए होती थी उन्हें हाथी पर बिठाकर सारे राज्य में घुमाया जाता था। इन हाथियों की सूंडों को लाल और चुन्नियों से सजाया जाता था और उनके कानों में महाराजा के बचे हुए हीरों के बड़े कुंडल बनाकर पहनाए जाते थे। महाराजा बड़ौदा जिस हाथी पर बैठकर निकलते थे उसकी सज धज इससे भी अधिक निराली होती थी। यह हाथी 100 साल का बूढ़ा जानवर था जो अपने नुकीले दांतों के बीच लड़ाइयों में 20 दूसरे हाथियों को मौत की नींद सुला चुका था
उसका सारा साज सामान सोने का बना हुआ था। वह ओहदा जिस पर महाराजा बैठते थे, उसकी जीन और काठी, उसकी पीठ पर डाली जाने वाली झूल, हर चीज़। इस हाथी के दोनों कानों में 10-10 सोने की जंजीरें लटकती रहती थी। हर जंजीर उसकी एक विजय का प्रतीक थी और उनमें से हर एक का मूल्य 25,000 पाउंड था। प्रचलित लोक कथाओं और समकालीन व्यवहार में भी हाथी कई पीढ़ियों से राजा महाराजा की सबसे प्रिय सवारी रहा है। बड़ौदा में हर राजसी समारोह के अवसर पर हाथियों की जंग अवश्य होती थी। उनकी लड़ाई का दृश्य बहुत भयानक था। 2 विशालकाय हाथियों को भाले कोंच-कोंच कर, क्रोध से उन्मत्त करके एक दूसरे से भिड़ा दिया जाता था। अपनी अपार भार से पृथ्वी को कांपते हुए और अपनी भयभीत चिंगार से आसमान को गुंजाते हुए वे उस समय तक लड़ते रहते थे जब तक उनमें से एक मर नहीं जाता था। महाराजा ग्वालियर ने इस शताब्दी की शुरुआत से पहले बहुत हिसाब लगाकर अपने महल में इतना बड़ा फानूस लगवाने का निर्णय लिया जो बकिंघम पैलेस के सबसे बड़े फानूस से भी बड़ा होता है। उन्होंने वेनिस में फानूस बनवाने का आर्डर तो दे दिया, लेकिन बाद में किसी ने महाराजा को बताया कि कहीं ऐसा न हो कि उनके महल की छत उस फानूस का बोझ न सहन कर सके। उन्होंने इस शंका का समाधान करने के लिए एक खास क्रेन बनवाकर अपने सबसे भारी हाथी महल की छत पर चढ़वाए। जब उन हाथियों के बोझ से छत नहीं गिरी तो महाराज को विश्वास हो गया और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की और बाद में उनका यह विश्वास सही भी निकला कि वह छत फानूस का बोझ भी सह लेगी। मोटरों का चलन हो जाने के बाद अनिवार्य रूप से शाही हाथियों का उपयोग एक उपयोगी पशु के रूप में न रहकर उत्सवों और समारोहों तक सीमित रह गया था। भारत में पहली मोटर 1892 ईस्वी में मंगवाई गई थी, जो महाराजा पटियाला के मोटर खाने की शोभा बढ़ाने के लिए मंगवाई गई। फ्रांसीसी मोटर डी डियान बूतो थी। डी डियान बूतो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके गौरवान्वित पद का प्रमाण उसकी लाइसेंस प्लेट में सुरक्षित कर दिया गया था। उसका नंबर था 0। जो मोटर उन्होंने मंगवाई थी डी डियान बूतो, उसका नंबर 0 था। निजाम हैदराबाद मोटरें भी उसी युक्ति से हथियाते थे जिसकी वजह से वह कंजूसी के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। जब कभी अपनी राजधानी की सीमा में उनकी शाही दृष्टि किसी दिलचस्प मोटर पर पड़ जाती तो वह उसके मालिक को कहला भेजते कि नवाब यह मोटर पाकर बहुत खुश होंगे, और वह मोटर उस व्यक्ति को नवाब को तोहफे में देनी होती थी।